एक छोटे कद का कोर्सिकन अधिकारी जिसका लहजा भारी है और जिसका कोई रसूख नहीं, फ्रांस के सबसे शक्तिशाली जनरलों के सामने खड़ा है। कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन एक दशक के भीतर वही आदमी पोप के सामने खुद को सम्राट घोषित कर देता है। महाद्वीप के हर राजा को या तो घुटने टेकने होंगे या युद्ध करना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट की शुरुआत 18वीं सदी के फ्रांस की उन चीजों से होती है जिनका कोई मोल नहीं था, ना कोई शाही खानदान, ना पेरिस की तहजीब और ना ही कोई रसूखदार परिवार। उसका अंत वहां होता है जहां उसके पास वो सब कुछ है जिसे वो जीत सकता था, सिवाय उस एक चीज के जिसे फतह करना मुमकिन नहीं। 1769 में कोर्सिका में पैदा हुए नेपोलियन ने फ्रांस द्वारा जिनोवा से उस द्वीप को खरीदने के ठीक 1 साल बाद फ्रेंच सीखने से पहले इतालवी बोलना सीखा। मुख्य भूमि फ्रांस के सैन्य स्कूल में अमीर छात्र उसके लहजे और उसके पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते थे। उसने इसका जवाब खुद को तोपखाने, गणित और सिकंदर व सीजर के अभियानों की किताबों में डुबो कर दिया। जब दूसरे कैडेट मेल जोल बढ़ाते थे, नेपोलियन नक्शों को याद करता था। उसके भीतर महत्वाकांक्षा एक धीमी जलने वाली बत्ती की तरह धधक रही थी, जिसे कोई भी उपहास बुझा नहीं सकता था। 1789 में क्रांति ने फ्रांस को तहस नहस कर दिया और ठीक वैसा ही माहौल पैदा किया जिसकी नेपोलियन जैसे व्यक्ति को जरूरत थी। पुराने कुलीन अधिकारी या तो भाग गए या उन्हें गिलोटिन का सामना करना पड़ा। अचानक खानदान से ज्यादा काबिलियत मायने रखने लगी। 1793 में टूलोन की घेराबंदी के दौरान एक युवा आर्टिलरी कप्तान ने अपनी तोपें वहां तैनात की जहां जाने से वरिष्ठ अधिकारियों ने मना कर दिया था। उसके प्रहार ने ब्रिटिश बेड़े को बंदरगाह से खदेड़ दिया। रातों रात नेपोलियन 24 साल की उम्र में गुमनामी से निकलकर ब्रिगेडियर जनरल बन गया। इसके बाद आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे नाटकीय उत्थान हुआ। एक प्रांतीय गुमनाम शख्सियत से लेकर स्पेन से रूसी सीमा तक फैले साम्राज्य के शासक तक नेपोलियन ने महज 15 वर्षों में यूरोप का नक्शा बदल दिया। जिन युद्धों का अध्ययन सैन्य अकादमियां आज भी करती हैं, वे उसकी कमान के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस सफर में उसने एक पूरे महाद्वीप की कानूनी व्यवस्था को फिर से लिखा, लेकिन जिस महत्वाकांक्षा ने एक साम्राज्य खड़ा किया, उसी ने उसे बनाने वाले इंसान को तबाह भी कर दिया। 1796 में नेपोलियन को इटली में एक बिखरी हुई और भूखी सेना की कमान मिली। उसके सैनिकों के पास जूते तक नहीं थे, रसद की गाड़ियां खाली थीं। सेना का हर वरिष्ठ अधिकारी उम्र और अनुभव में उससे बड़ा था। नेपोलियन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर जीत और गौरव का वादा किया। हफ्तों के भीतर उसने बिजली की तेजी से किए गए हमलों की एक श्रृंखला में ऑस्ट्रियाई और सार्डिनियाई सेनाओं को कुचल दिया, जिसने पूरे यूरोप को स्तब्ध कर दिया। रफ्तार ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। जहां दूसरे जनरल योजना बनाते थे, नेपोलियन कार्रवाई करता था। 1798 में मिस्र की बारी आई। नेपोलियन 40,000 सैनिकों और 167 विद्वानों के साथ फिरौन की धरती को फतह करने निकल पड़ा। उसने एक ही दोपहर में बैटल ऑफ द पिरामिड्स जीत ली, लेकिन अपना जहाजी बेड़ा तब खो दिया जब एडमिरल नेल्सन ने उसे अबू किर की खाड़ी में नष्ट कर दिया। रेगिस्तान में फंसे और घर लौटने का कोई रास्ता न होने पर ज्यादातर सेनापति हार मान लेते। नेपोलियन ने काहिरा में एक विज्ञान संस्थान की स्थापना की और मिस्र के खंडहरों का अध्ययन किया, जबकि उसकी सेना महामारी से लड़ रही थी। महत्वाकांक्षा अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार नहीं करती। उधर फ्रांस में सरकार भ्रष्टाचार और सैन्य विफलताओं के कारण गिर रही थी। नेपोलियन मिस्र में अपनी सेना को छोड़ दिया और सत्ता हथियाने के लिए घर लौट आया। 9 नवंबर 1799 को उसने सैनिकों के दम पर विधायिका पर धावा बोल दिया। खौफजदा कानून बनाने वाले खिड़कियों से कूदकर भागने लगे। सुबह तक नेपोलियन फ्रांस का फर्स्ट काउंसिल बन चुका था, यानी असल मायनों में वो अब शासक था। वो 30 साल का था। किसी चुनाव ने उसे सत्ता नहीं दी थी, किसी राजवंश ने उसे सिंहासन नहीं सौंपा था। उसने बस इसे छीन लिया। शासक के रूप में नेपोलियन ने फ्रांस को उससे पहले के किसी भी राजा की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बदल दिया। देश भर में सामंती कानूनों के अस्त व्यस्त जाल की जगह एक नई कानूनी संहिता ने ले ली। नेपोलियन कोड ने संपत्ति के अधिकारों की गारंटी दी, सामंती विशेषाधिकारों को खत्म किया और जूरी द्वारा सुनवाई की व्यवस्था स्थापित की। ये दर्जनों देशों में नागरिक कानून की बुनियाद बन गया, जो आज भी इसका उपयोग करते हैं। पूरे फ्रांस में सड़कों, पुलों और नहरों का जाल बिछ गया। एक केंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ।
जो आदमी ताकत के बल पर सत्ता हथियाता है वो एक सुधारक की सटीकता के साथ शासन करता है। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन ने नोत्रे देम कैथीड्रल के भीतर खुद को सम्राट घोषित किया। पोप पायस सातवें इस समारोह को संपन्न करने के लिए रोम से आए थे, लेकिन उस निर्णायक क्षण में नेपोलियन ने पोप के हाथों से ताज लिया और उसे अपने सिर पर रख लिया। किसी ने उसे सत्ता नहीं दी थी, उसने इसे ईश्वर के सामने, रोम के सामने और खौफ में देख रहे हर सम्राट के सामने खुद हासिल किया। इस एक कदम ने पूरे यूरोप को वो सब कुछ बता दिया जो उसे सिंहासन पर बैठे इस शख्स के बारे में जानने की जरूरत थी। 1805 में ऑस्ट्रोलिट्स का युद्ध हुआ, जिसने नेपोलियन को अपने दौर का सबसे महान सेनापति साबित कर दिया। मोराविया की जमी हुई धरती पर रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं का सामना करते हुए उसने जानबूझकर अपने दाहिने हिस्से को कमजोर किया ताकि दुश्मन को जाल में फंसा सके। जब सहयोगियों ने हमला करने के लिए अपनी सेनाएं हटाईं, तो नेपोलियन ने उनके असुरक्षित केंद्र पर हमला किया और सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। दोपहर तक 2 सम्राट मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। फ्रांसीसी सैनिक इसे ऑस्ट्रोलिट्स का सूरज कहते हैं। इसके बाद जीत का सिलसिला चल पड़ा। 1806 में जैना की लड़ाई में नेपोलियन ने एक ही दिन में प्रशिया की सेना को धूल चटा दी और एक सदी से बनी सैन्य परंपरा को ध्वस्त कर दिया। 1809 में वैग्राम में 3 लाख सैनिक उस युद्ध में भिड़े जो यूरोप ने तब तक कभी नहीं देखा था। नेपोलियन फिर जीता। 1811 तक उसका साम्राज्य पुर्तगाल से पोलैंड तक फैल चुका था। पूरे यूरोप के राजा और राजकुमार या तो उसके भाई थे या उसके सेनापति या फिर उसकी कठपुतली। कोर्सिका का एक अधिकारी अब शार्लमेन के बाद से यूरोप के किसी भी शासक की तुलना में सबसे बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर रहा था। लेकिन कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसे व्यापार नाकेबंदी के जरिए ब्रिटेन को घुटनों पर लाने के लिए बनाया गया था, कमजोर पड़ने लगा। रूस ने लंदन के साथ व्यापार बंद करने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने तय किया कि अगर कूटनीति विफल होती है तो 6 लाख सैनिक वो कर दिखाएंगे जो खत नहीं कर सके। जून 1812 में उसकी महान सेना यानी ग्रैंड आर्मी ने रूस में प्रवेश किया। ये यूरोप द्वारा अब तक जुटाई गई सबसे बड़ी आक्रमणकारी सेना थी। नीमन नदी के किनारे नगाड़े गूंज उठे। हर दिशा में मीलों तक सैनिकों के जूतों ने गर्मियों की घास को रौंद डाला। पूर्व की ओर कूच करने वाले किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी कि आगे क्या होने वाला है। रूस ने लड़ने से मना कर दिया। इसके बजाय रूसी सेनाओं ने अपने ही गांव को जला दिया और देश के भीतरी हिस्सों में पीछे हट गईं। नेपोलियन अनंत मैदानों में एक अदृश्य सेना का पीछा करता रहा, जबकि उसकी रसद की लाइनें टूटने की कगार पर पहुंच गईं। बोरोडिनो में दोनों सेनाएं आखिरकार एक ऐसे युद्ध में भिड़ीं जिसमें एक ही दिन में 70,000 लोग मारे गए। नेपोलियन ने मॉस्को पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसे वो शहर खाली और जलता हुआ मिला। उसके सैनिकों के आराम करने से पहले ही रूसियों ने शहर को आग के हवाले कर दिया। क्रेमलिन के ऊपर कई दिनों तक धुआं छाया रहा। सर्दियां जल्दी आ गईं, बर्फ ने सड़कों को ढक दिया। तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे गिर गया। सबसे पहले घोड़े मरे, फिर इंसान। सैनिक कपड़ों के लिए मुर्दों के बदन चीरने लगे और गर्मी के लिए गाड़ियों के पहिए जलाने लगे। कज़ाक हमलावर पीछे छूट गए, हर काफिले पर हमला करते थे। बेरेजिना नदी पार करते समय हताश पीछे हटते सैनिकों के वजन से पुल ढह गए। रूस में कदम रखने वाले 6 लाख सैनिकों में से 1 लाख से भी कम वापस लौटे। नेपोलियन ने 6 महीने में यूरोपीय इतिहास की सबसे बड़ी सेना को बर्बाद कर दिया। यूरोप को अब उसकी कमजोरी की भनक लग चुकी थी। रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसने उसे हर तरफ से घेर लिया। नेपोलियन ने 1813 में अपनी उसी पुरानी चमक के साथ युद्ध किया, लेकिन इस बार दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। लाइप्जिग में 6 लाख सहयोगी सैनिकों ने 4 दिनों तक चली लड़ाई में उसकी सेना को घेर लिया। वह हार गया और राइन नदी के पार पीछे हट गया। अप्रैल 1814 में उसके अपने ही सेनापतियों ने लड़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने सिंहासन छोड़ दिया और भूमध्य सागर के छोटे से द्वीप एल्बा पर निर्वासन स्वीकार कर लिया, लेकिन एल्बा उसे कैद नहीं रख सका। 1 मार्च 1815 को नेपोलियन 1000 आदमियों के साथ वहां से भाग निकला और दक्षिणी फ्रांस में उतरा। राजा लुई 18वें ने उसे रोकने के लिए सेना भेजी। नेपोलियन अकेला उन बंदूकों की ओर बढ़ा, अपना कोट खोला और चिल्लाया, "यहां तुम्हारा सम्राट है, अगर तुम चाहो तो गोली मार दो।"
एक भी सैनिक ने गोली नहीं चलाई। पेरिस के रास्ते में एक के बाद एक कई रेजिमेंट उसके साथ जुड़ती गईं। लुई भाग खड़ा हुआ। 20 दिनों में नेपोलियन ने एक भी गोली चलाए बिना फ्रांस को फिर से हासिल कर लिया। 100 दिनों के शासन की शुरुआत हुई। वॉटरलू उसका इंतजार कर रहा था। 18 जून 1815 को ब्रुसेल्स के पास बारिश से भीगे बेल्जियम के खेतों में नेपोलियन का सामना ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से हुआ। फ्रांसीसी घुड़सवारों के हमलों ने ब्रिटिश पैदल सेना के उन मोर्चों को तोड़ने की कोशिश की जिन्होंने झुकने से मना कर दिया था। कीचड़ और गेहूं के खेतों में तोपों ने दोनों सेनाओं को लहूलुहान कर दिया। देर दोपहर तक नेपोलियन को वेलिंगटन की रक्षा पंक्ति को तोड़ने के लिए बस 1 और घंटे की जरूरत थी, लेकिन वो उसे नहीं मिला। उसके दाहिने हिस्से पर प्रशिया की कुमक पहुंच गई। रात होते होते फ्रांसीसी सेना बिखर गई। इस बार अंग्रेजों ने कोई जोखिम नहीं लिया। नेपोलियन ने HMS बेलेरोफोन पर आत्मसमर्पण कर दिया और इंग्लैंड में शरण मांगी। इसके बजाय उन्होंने उसे दक्षिण अटलांटिक के एक ज्वालामुखी द्वीप सेंट हेलेना भेज दिया, जो निकटतम तट से 1800 किलोमीटर दूर था। वहां से भागना नामुमकिन था। 6 साल तक नेपोलियन ने अपने वफादार साथियों को अपने संस्मरण लिखाए, जबकि द्वीप की नम हवा में उसका स्वास्थ्य गिरता गया। वो एक एक वाक्य के साथ अपनी ही किंवदंती को फिर से लिख रहा था। 5 मई 1821 को 51 वर्ष की आयु में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। उसके सिरहाने मौजूद लोगों के अनुसार उसके आखिरी शब्द फ्रांस, सेना और जोसेफिन थे। पेट के कैंसर या आर्सेनिक के जहर ने उसकी जान ले ली। इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। जिस आदमी ने यूरोप का नक्शा बदला, उसने अपने आखिरी साल काले ज्वालामुखी चट्टानों से टकराती लहरों को देखते हुए बिताए। उसकी शान और उसके अंत के बीच का ये अंतर बेलगाम महत्वाकांक्षा की त्रासदी को बयान करता है। उसका कानूनी कोड उसके साम्राज्य के खत्म होने के सदियों बाद भी जीवित है। आज नेपोलियन कोड फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड और स्पेन में नागरिक कानून का आधार है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के दर्जनों पूर्व उपनिवेश भी इसका पालन करते हैं। उसके द्वारा पेश किए गए विचार काबिलियत के आधार पर पदोन्नति से लेकर मीट्रिक प्रणाली तक इतने बुनियादी बन गए हैं कि लोग भूल जाते हैं कि वे कहां से आए हैं। विजेता धुंधला पड़ जाता है, लेकिन प्रशासक अमर रहता है। वेस्ट पॉइंट से लेकर सेंट सीड तक की सैन्य अकादमियां आज भी उसके अभियानों को पढ़ाती हैं। तोपखाने का सघन उपयोग, तेजी से सैन्य संचालन और दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी पर निर्णायक प्रहार आज के युद्ध कौशल को परिभाषित करते हैं। क्लॉज़ेविट्ज़ और जॉमेनी ने उसके युद्धों के अध्ययन से युद्ध के पूरे सिद्धांत तैयार किए। 19वीं और 20वीं सदी में लड़ने वाला हर जनरल नेपोलियन की छाया में ही लड़ा, चाहे वो इसे स्वीकार करें या ना करें। फिर भी मानवीय कीमत एक अलग ही कहानी कहती है। 1803 से 1815 के बीच नेपोलियन के युद्धों में पूरे यूरोप और उसके बाहर लगभग 35 लाख से 60 लाख लोग मारे गए। स्पेन से रूस तक युवा पुरुषों की पूरी पीढ़ियां सामूहिक कब्रों में समा गईं। पूरे महाद्वीप की माताएं भर्ती करने वाले सार्जेंट की दस्तक से थर्राती थीं। एक व्यक्ति के गौरव का मतलब करोड़ों लोगों के लिए शोक था। क्या कोई कानूनी संहिता या सैन्य नवाचार उस कीमत को जायज ठहरा सकता है? 1840 में फ्रांस उसका शरीर वापस घर ले आया। एक विशाल अंतिम संस्कार जुलूस पेरिस की सड़कों से होता हुआ ताबूत को लेस इनवैलिड्स ले गया, जहां वो आज भी एक सुनहरे गुंबद के नीचे विश्राम कर रहा है। उस रास्ते पर 10 लाख से अधिक लोग उमड़ पड़े थे। उसकी मृत्यु के लगभग 2 दशक बाद उसकी किंवदंती उस इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। भीड़ उस शख्स के लिए रो रही थी जिससे उनमें से ज्यादातर कभी मिले भी नहीं थे। यादें उस सच को चमका देती हैं जिसे इतिहास ने खून से लिखा होता है। विदेशी लहजे वाले कोर्सिका के एक लड़के ने रोम के बाद से यूरोप के किसी भी व्यक्ति की तुलना में सबसे ज्यादा जमीन फतह की। उसने पोप के सामने खुद को ताज पहनाया। उसने अपने खिलाफ भेजी गई हर सेना को हराया जब तक कि खुद पूरा महाद्वीप उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो गया। उसके कानून उसकी जीत से ज्यादा समय तक टिके रहे। उसका निर्वासन उसके साम्राज्य से लंबा रहा। नेपोलियन साबित करता है कि एक इंसान की इच्छा शक्ति दुनिया को बदल सकती है, और ये भी कि दुनिया हमेशा पलटवार करती है। गौरव और बर्बादी दोनों एक ही सिंहासन का हिस्सा है।